बिहार का जो ठेठ भाषा होता है, मगही और भोजपुरी कहिए कि मिला जुला के बोला है। हम समझते हैं इशू महान है, इशू बड़ा है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो उन्होंने बताया है भाई, उस पर तो किताब सब है। भाग्य की बात है कि यह इशू को प्रोमिनेंस देना चाहिए कि बिहार लीड लिया है। एक क्रांतिकारी कदम है, एक ऐतिहासिक कदम है। बिहार ने एक रास्ता दिखलाया है और हर राज्यों को इसी तरह करना चाहिए। जो ऐतिहासिक कदम हुआ है उसको साइड ट्रैक करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, एक गैर इशू को ढकने के लिए ये उठाया जा रहा है। केस किया है, शायद उन्हें संविधान के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी नहीं है और न क्रिमिनल लॉ की जानकारी है कि असेंबली और पार्लियामेंट में बोले गए चीज़ों के लिए मुकदमा नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इतिहास रचा गया आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 विधानसभा और विधान परिषद में पास हो गया। आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, लेकिन ये मुद्दा गौन हो गया। अगर कुछ चर्चा का विषय बना है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रजनन दर पर पारंपरिक क्रिया से जो है प्रजनन दर कम करने की पद्धति के जिस सिद्धांत को उन्होंने बताया, उस पर चर्चा है। लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं, यहाँ तक कि उन पर मुजफ्फरपुर में केस तक दर्ज किया गया है। क्या सचमुच उनका बयान अमर्यादित था? इन तमाम कानूनी पहलुओं पर हम बात करने आए हैं पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जाने माने एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा जी के पास। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो कैसे देखते हैं। सर, अभी शीतकालीन सत्र में जो है आरक्षण को लेकर के बहुत बड़े फैसले लिए गए, आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, लेकिन ये चर्चा गौन है और चर्चा मुख्यमंत्री का प्रजनन दर को लेकर दिया गया बयान है। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जहाँ तक संशोधन हुआ है आरक्षण के मामले में, शायद ये अपने आप में एक ऐतिहासिक ही नहीं, एक क्रांतिकारी कदम है। बिहार के इस पृष्ठभूमि में देखा जाए कि अभी जाति सर्वे हुआ है। जाति सर्वे के बाद एक नए आंकड़े आए हैं, डेटा आए हैं। उस डेटा में ये भी लगता है कि अति पिछड़ा कुछ और भी जो जातियां हैं जो एक तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही तिरस्कृत और सप्रेस थी, उनके नए तो इन नए आंकड़ों के रोशनी में संशोधन का होना अति आवश्यक था। इस सरकार ने यह संशोधन करके एक ऐतिहासिक कदम लिया है। जहाँ तक सवाल है विधानसभा के पावर का, हम समझते हैं कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है और असेंबली ने जो पास किया है यह कानून और संविधान के अनुसार है। दूसरी चीज़ है कि अभी तक तो 50% था ही, लेकिन 2019 में संविधान का संशोधन करके अनुच्छेद 16(6) में 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए किया गया था। उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया, यानी जो 50% या इंदिरा सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि 50% एक सीमा होगी रिजर्वेशन का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही डाइल्यूट कर दिया, उसको नहीं रहने दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रोशनी में अगर वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 60% कर दिया। दूसरी चीज़ है कि क्या संविधान में 50% की कहीं बात है? हम समझते हैं कि संविधान में कहीं भी 50% की बात नहीं है। समानता का अधिकार है, वह एक अलग मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब डाइल्यूट कर दिया तो अगर यह 60% से 15% बिहार में बढ़ा के 75 होता है तो यह संविधान के हिसाब से है। संविधान में न तो किसी संशोधन की ज़रूरत है और न
अगर एक तरह से कहा जाए कि ये जो रिजर्वेशन के विरोधी लोग हैं वही हल्ला कर रहे हैं, तो मैं फिर समराइज़ कर दूं कि बिहार लेजिस्लेचर को पावर है, इन्होंने अपने जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है उसके अंदर पास किया है। रिजर्वेशन जो 15% बढ़ा के 75 किया गया है, सुप्रीम कोर्ट खुद डाइल्यूट कर चुका है। और आप तमिलनाडु, कर्नाटक, बहुत राज्यों में देखिएगा 70 उस तरह का उस सीमा के रिजर्वेशन है। तो और इसमें संविधान में कोई भी संशोधन की ज़रूरत नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि यह इशू को प्रॉमिनेंस देना चाहिए कि बिहार लीड लिया है, एक क्रांतिकारी कदम है, एक ऐतिहासिक कदम है, बिहार ने एक रास्ता दिखलाया है और हर राज्यों को इसी तरह करना चाहिए और इवन कास्ट सर्वे कराना चाहिए और उस लाइट में रिजर्वेशन की संख्या जो सीमा है बढ़ानी चाहिए। लेकिन उसको नहीं करके ये नीतीश जी के दो वक्तव्य को, एक तो उनका पॉपुलेशन कंट्रोल पर और दूसरा मांझी जी के बारे में उन्होंने कुछ, हम समझते हैं यह राजनीतिक उद्देश्य से इसको ढेर प्रचार किया जा रहा है, रियल इशू को दबाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, लोग उस पर ध्यान नहीं दें, इसका होल मकसद है। तो उसका 3 भाई ही बिहार में बिहारी एगो ठट अपनी भाषा होती है। जी जी जी। नीतीश जी प्रसिद्ध हैं बहुत ही मर्यादित, समझ बूझ के एक ढंग से बोलने के लिए, लेकिन यह एक इशू था जिसको लोगों को समझाना था, लोग समझें। और इसीलिए उन्होंने जो बिहार का जो ठेठ भाषा होता है, मगही और भोजपुरी कहिए कि मिला जुला के बोला है। हम समझते हैं इशू महान है, इशू बड़ा है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो उन्होंने बताया है, भाई इस पर तो किताब सब है, 50 कारण। लेकिन जो बिल्कुल सर, टेक्स्ट बुक जो 10th और 12th के टेक्स्ट बुक हैं, 10th के 12th, वहाँ से पढ़ाई रिप्रोडक्शन की शुरू हो जाती है कि सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई की आवश्यकता है। अगर नीतीश जी ठेठ भाषा में बिहारी लोकल जो डायलेक्ट है उसका कलर लिए है, उसकी झलक देते हुए अगर उन्होंने कहा है तो एक बहुत ही ऊंचे उद्देश्य, ऑब्जेक्ट के प्राप्ति के लिए किया है। भाषा पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे हर तो अगर आप सेक्स एजुकेशन करते कि आप कहा सेक्स का नाम ले रहे हैं, रति क्रिया, तो केवल शब्द बोलने से जो ऑब्जेक्ट है वह कैसे ख़त्म हो जाता है, आप उस पर ध्यान दीजिए कि क्या चाहते हैं। तो एक तो ये हो गया। मांझी जी के बारे में भी उन्होंने बड़ी हल्ला है, उसको दलित से जोड़ा जा रहा है। जी जी जी। 2 आस्पेक्ट, उसका दलित से जोड़ना और दूसरा कि व्यक्तिगत और मर्यादित भाषा का प्रयोग करना। तो अभी जिस ढंग से लोग उन नीतीश के साथ व्यवहार करें, क्या क्या नहीं शब्द इस्तेमाल होता है, हम समझते हैं भाषा निश्चित रूप से हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, लालू जी बोलेंगे, तेजस्वी बोलेंगे, मोदी जी बोलेंगे और दूसरे लोग, हर की अपनी अपनी भाषा होती है। भाषा पर मत जाइए। वह एक रिग्रेट था मोदी जी को कि मांझी जी को हमने बनाया, और इसमें कहीं शक शुबा नहीं है कि मांझी जी नीतीश के ही प्रोडक्ट हैं, उन्हीं के चलते बने। तो इस सच बात को कहने में क्या अर्ज है कि भाई ये बात है। अब उसमें जिस तरह से सर सदन में एक तरह से मांझी जी आरक्षण को लेकर ये बोल रहे थे कि आरक्षण दे देने से बोल देना है, और फिर पूरे हम तो कहेंगे कि एक खास पार्टियां जो विरोधी हैं आरक्षण के विरोध के लिए मांझी जी जो जिस ढंग की बात किए, तो ऐसे लोगों को थोड़ा एक डांट, एक स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उनको, आप दलित हैं और दलित के लिए कुछ किया जा रहा है उसके विरोध है, आप अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। बिहार के आम गरीब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, अति पिछड़ा की भाषा नहीं बोल रहे हैं आप। यहाँ के अगर कहा जाए तो फॉरवर्डों की भाषा बोल रहे थे और पॉलिटिकल रीजन से। तो इस हालत में कोई भी आदमी, अगर कोई दलित अपने समाज के खिलाफ बोलता है तो भाई तो थोड़ा सा गुस्सा आएगा ही। और स्पेशली ऐसा आदमी जो यहाँ के मुख्यमंत्री का प्रोडक्ट रहा है, उसके मुंह से तो अगर निकला है अगर तुम ताम, तो असेंबली में तो जो कुर्सी चलता है अच्छी चीज़ है,
और क्या क्या नहीं होता है। इसलिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है भाषा के लिए। जो आदमी जैसा होगा, गांव में तो माँ बहन का बाप अपने बेटा को गाली देता है तेरी के, लेकिन वो एक्सेप्टेड है। तो हम समझते हैं कि इसमें उद्देश्य अच्छा था, उनको शांत करना था, वो शांत करने के लिए ज़रूरी था वो इस्तेमाल, कोई गलत। तीसरी चीज़ है कि असेंबली में कही गई बातों के लिए इम्यूनिटी है, और उसके लिए कोई मुकदमा करता है तो वह गलत है, वह नहीं चलना चाहिए, और हम समझते हैं कि वह डिसमिस होगा। और किसी भी दृष्टिकोण से तब तो असेंबली में बोलने की आज़ादी ही ख़त्म हो जाएगी अगर रोज़ मुकदमा करते चलिएगा। तो ये खबर है सर कि मुजफ्फरपुर के कोई वकील हैं अनिल कुमार, उन्होंने सीएम के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इन्होंने जो केस किया है, शायद उन्हें संविधान के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी नहीं है और न क्रिमिनल लॉ की जानकारी है कि असेंबली और पार्लियामेंट में बोले गए चीज़ों के लिए मुकदमा नहीं हो सकता है। इसलिए हम तो एक वकील हैं, हम तो उससे अनुरोध करेंगे कि कृपया, आप जानकार समझे जाते हैं कि आप कानून और संविधान को जानते हैं। एक वकील प्राइवेट आदमी कोई करता तो ठीक कुछ समझा जा सकता है, लेकिन एक वकील जो समझा जाता है कि सभी चीज़ों को जानता है, एक बार है और उस तरह का भी करता है, हम तो कहेंगे कि यही अपने आप में गलत कदम है। जी 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 सर, जिस तरह से सीएम नीतीश के खिलाफ बीजेपी के लोग मोर्चा खोले हुए हैं, कह रहे हैं कि बिहार की संस्कृति को इन्होंने अपमानित करने का काम किया है, देश की आधी आबादी को इन्होंने अपमानित किया है। सर, आप कैसे देखते हैं, ये शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं या सचमुच ऐसा हुआ है? यह शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। भाषा पर जिस उद्देश्य के लिए कहा जा रहा है, तो उद्देश्य गौण केवल भाषा, और बिहार में भाई भाषा तो मगही वाले एक ढंग से बोलते हैं, भोजपुरी वाले दूसरे ढंग से बोलते हैं, विभिन्न इलाकों के अलग अलग गाली गलौज शब्द इस्तेमाल करना, तो यहाँ का जो ठेठ लोकल डायलेक्ट है उसमें होता ही रहता है। इसलिए सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आप उसको हाईलाइट का क्यों नहीं करते हैं, किस उद्देश्य के लिए यह कहा गया था, उस हायर ऑब्जेक्ट को पकड़िए। भाषा शब्द में अलग अलग आदमी का अलग अलग भाषा तरीका हो सकता है। तरीका ये एक राजनीतिक द्वेष है, राजनीतिक प्रयास है, रिजर्वेशन के इशू को डाइवर्ट करने के लिए। वह प्रमुख नहीं हो, कहाँ प्रमुख है रिजर्वेशन, अच्छी चीज़ है कि नहीं हुआ है सो आप लगे हैं कि क्या बोलने से इसका क्या मतलब है, कोई अर्थ है? जी। और ख़ासकर बिहार में तो यहाँ तो हिंदुस्तान में मासूम रजा साहब की किताब है, आधी का भूल रहे हैं, उसमें जो कॉमन भाषा इस्तेमाल किया जाता है ना, माँ को बहन को गाली दे दे के शब्द इस्तेमाल, वह शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसलिए जो लोक भाषा है रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वह भाषा असेंबली में तो तक अच्छी चीज़ है कि हम आप जो बोलते हैं असेंबली में भी शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, बहुत अब कोई विद्वान होंगे संस्कृत में बोलने लगे, खूब शुद्ध कठिन जो नहीं समझ में आए ऐसा हिंदी बोले। इशू था पॉपुलेशन कंट्रोल, हम समझते हैं कि उन्होंने जो बोला है वह उस बात को कन्वे करने के लिए कहा है और बड़ा सिंपल भाषा में कहा है। अलग अलग प्रतिक्रिया, ये पारंपरिक भाषा है समझाने का, जो प्रजनन के दर के बारे में वह हम समझते हैं कि यह राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक फ़ायदे के लिए सब हंग हो रहा है। मेन इशू को छिपाने के लिए मेन इशू उभर के नहीं आए। सर, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग और बीजेपी के नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी सीएम नीतीश के इस बयान को लेकर के निशाना साधा है उन पे, तो ये लोग बेसिकली आरक्षण के मुद्दे को दबाना चाहते हैं ताकि ये लोग माइलेज ना ले ले। निश्चित रूप से जो एक ऐतिहासिक काम नीतीश जी ने और बिहार असेंबली कहा जाए और बिहार परिषद ने किया है, उसको वो हाईलाइट नहीं हो, लोगों को आकर्षित नहीं करे। एक जो ऐतिहासिक कदम हुआ है उसको साइड ट्रैक करने के लिए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, एक गैर इशू को ढकने के लिए ये उठाया जा रहा है। मकसद इसका
रिजर्वेशन के खिलाफत कहा जाए आरक्षण विरोधी तत्वों का ये है जो गैर इशू को खूब उठा रहे हैं और रियल इशू को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन सर मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसको बहुत मतलब तवज्जो दे रहा है। भाई अभी तो जो परिस्थिति हो गई है मीडिया, हम समझते हैं कि स्वतंत्र नहीं है, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग पीपल के द्वारा कंट्रोल है और वह जो लोग आरक्षण विरोधी हैं उनके कंट्रोल में है, इसलिए उन्हीं की भाषा बोलते हैं। हर जहाँ भी आरक्षण की बात गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ट्राइबल के कुछ बात होगी पक्ष में तो वह साइड ट्रैक हो जाए, वो हाईलाइट नहीं हो, कुछ न कुछ खामी किसी न किसी चीज़ में करके ये किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से आरक्षण विरोधियों का कदम है और जिसका लोगों में साफ साफ बात जानना चाहिए कि भाषा पर मत जाइए। भाषा तो परिमार्जित एक से एक, बहुत कोई कवि आएंगे, बहुत बड़े हिंदी के विद्वान हो, आप बहुत अच्छा बोलेंगे। भाषा इम्पोर्टेंट नहीं है, इशू इम्पोर्टेंट है। जी जी, एज ए कानूनविद सर, आपसे मैं एक बार फिर ये जानना चाहता हूँ कि क्या सीएम नीतीश ने बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरह से प्रजनन दर को लेकर के बातें की वो अमर्यादित नहीं था और उन्होंने बस समझाने के उद्देश्य से इस बात को सदन में रखा, इसे इशू नहीं बनाना चाहिए था? निश्चित रूप से देखिए, अमर्यादित और मर्यादित, डिग्निफाइड और नहीं, यह तो ओपिनियन है। किसी चीज़ को देहात में जाके आम बिहार के 12-13 करोड़ लोगों को समझाने के लिए अगर शुद्ध एक लोकल जो डायलेक्ट करते हैं उसको व्यवहार करते हुए साफ साफ भाषा में रखा जाए तो आप उस पर मत जाइए भाषा क्या इस्तेमाल है, आप जाइए कि उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए। बिहार में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है तो रोज़ हम लोग इस तरह का बाहर इस्तेमाल करते हैं। हम ये कहेंगे कि वह एक विवाद का इशू है कि क्या शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन चूँकि वह उद्देश्य बहुत ऊंचा था, उस एक अच्छे ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने कहा और उस बात को ध्यान, इसको ये हाईलाइट करने का इशू नहीं है। रादर कहना चाहिए कि उन्होंने जो कहा लेकिन बहुत अच्छे उद्देश्य ऑब्जेक्ट पे अचीव करने के लिए, इसलिए उसका स्वागत होना चाहिए। जी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील योगेश चंद्र वर्मा जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस उद्देश्य के तहत बिहार विधानसभा में प्रजनन दर को लेकर बयान दिया, जिसे लोग अमर्यादित कह करके उस महिलाओं को अपमानित करने वाला शब्द बता करके मीडिया में उछाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीएम नीतीश का इरादा नेक था और सीएम नीतीश को बदनाम करने वाले लोग का मकसद सिर्फ इतना भर है कि वो इस मुद्दे को यानी कि आरक्षण के मुद्दे को गौन कर देना चाहते हैं ताकि कम से कम लोग इस पर गौर करें और इस ऐतिहासिक फैसले का लाभ जेडीयू या यूँ कहें इंडिया गठबंधन को नहीं मिले, इसीलिए इसे अमर्यादित कह करके बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।